अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए कर्नल मॉर्गन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल मॉर्गन स्पीकिंग। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करें जनाब। दूसरी तरफ से इसके पीए की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कर्नल मॉर्गन बोल रहा हूँ, कर्नल मॉर्गन ने मोतवाना लहजे में कहा। कर्नल मॉर्गन, मेरे ऑफिस आ जाओ फौरन। दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। मॉर्गन ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद इसकी कार चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कर्नल मॉर्गन अपनी सीट पर बैठा हुआ था। इसका जहन चीफ सेक्रेटरी की कॉल के बारे में सोच रहा था। इस तरह अचानक कॉल की क्या वजह हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर इसे कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। और फिर इसी अधेड़बन में वो ऑफिस पहुंच गया। इसे स्पेशल मीटिंग हॉल में पहुंचा दिया गया और कर्नल मॉर्गन वहां जाकर एक सोफे पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद अंदरूनी दरवाजा खुला और चीफ सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। कर्नल मॉर्गन उठ खड़ा हुआ और उसने बड़े मोतबाना अंदाज में इसे सलाम किया। बैठो कर्नल मॉर्गन, चीफ सेक्रेटरी ने कहा और वो खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। कर्नल मॉर्गन भी बैठ गया, लेकिन इसके जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी थी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का रवैया बेहद सर्द था। BR मिसाइल के फार्मूले वाली माइक्रोफिल्म का क्या हुआ, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। इस पर काम हो रहा है, किसी भी लम्हे कामयाबी की इत्तला मिल सकती है, कर्नल मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। और वो पाकिस्तानी लीडर उसके साथियों के बारे में क्या रिपोर्ट है? मुझे इत्तला मिली है कि वो क्रीमिया पहुंच चुके हैं। तुम्हें और तुम्हारे हेडक्वार्टर को ट्रेस करते फिर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, लेकिन इनकी फिक्र ना करें, मैंने इनके लिए खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। इनके पीछे मेरी एजेंसी के ग्रुप्स लगे हुए हैं। जल्द या बदेर वो इनके काबू में आ जाएंगे और फिर इनका वही अंजाम होगा जो गैर मुल्की एजेंटों का होता है। मैंने पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत के लिए खुसूसी तौर पर टेरिसा और इसके मंगेतर जैसे टॉप एजेंटों को टास्क दे रखा है। इन दोनों की कारकर्दगी से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। वो एक बार जो मिशन अपने हाथों में ले लें, इसे मास्टर मिशन समझकर हल करते हैं। मेरी सदर साहब से बात हुई थी। वो हर सूरत में BR मिसाइल का फार्मूला हासिल करना चाहते हैं। फार्मूला जिस माइक्रोफिल्म में है वो लॉक्ड है। इसे तुमने ओपन करवाने के लिए हार्ड लिबर्टी से वापस हासिल कर लिया है। तुमने डॉक्टर शेफर्ड से वादा किया था कि तुम 10 दिनों में से ओपन फिल्म दे दोगे। ये सब तुम कैसे करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन सदर साहब इस बात से परेशान है कि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस क्रीमिया में मौजूद है। वो तुम्हारी तलाश में लगी हुई है। सदर साहब का हुक्म है या तो इन्हें ख़त्म कर दिया जाए या फिर तुम अपना हेडक्वार्टर कहीं और शिफ्ट कर लो, ताकि वो तुम तक किसी भी सूरत में ना पहुंच सकें, क्योंकि अगर वो तुम तक पहुंच गए तो वो तुमसे माइक्रोफिल्म वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने खसूसी तौर पर बुलाया है ताकि तुम्हें हुक्म दे सकूं कि तुम फौरी तौर पर अपना हेडक्वार्टर छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाओ। लेकिन सर, मेरा हेडक्वार्टर इंतहाई सेफ है और मैंने इसकी हिफाजत के लिए भी खसूसी इंतजाम कर रखे हैं। गो कि ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी एजेंट्स को मालूम हो चुका है कि मेरा हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन मैंने इसकी हिफाजत के जो इंतजाम कर रखे हैं, अगर वो हेडक्वार्टर के करीब भी आए तो सिवाय मौत के इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, कर्नल मॉर्गन ने कहा। क्या पाकिस्तानी एजेंट तुम्हारे हेडक्वार्टर की लोकेशन का सुराग लगा चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी ने चौंकते हुए कहा। यस सर, कर्नल मॉर्गन ने कहा और फिर चीफ सेक्रेटरी को बताना शुरू कर दिया कि किस तरह से पाकिस्तानी एजेंट फास्टर तक पहुंचे और किस तरह फास्टर पर तशद्दुद करके DS हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल कर बैठे हैं। अगर ये बात पाकिस्तानी एजेंट तक पहुंच चुकी है कि DS हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिर तुम्हारी मुश्किल और बढ़ चुकी है कर्नल मॉर्गन। तुम उन पाकिस्तानी एजेंटों के लीडर से वाकिफ़ नहीं हो। वो इंतहाई ज़हीन और तेज़ रफ्तारी से काम करने वाले इंसान है। क्योंकि वो खुद भी साइंसदान है, इसलिए इसके लिए तुम्हारे साइंसी हालात कोई मायने नहीं रखते। तुम सदर साहब के करीबी अजीज़ों में से एक हो। सदर साहब तुम्हें किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहते। इन हालात में कि जबकि पाकिस्तानी लीडर को तुम्हारे हेडक्वार्टर का पता चल चुका है, तुम्हारे लिए खतरा और बढ़ गया है। अब मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम साइंसी इंतजाम पर भरोसा ना करो और जिस कदर जल्द मुमकिन हो हेडक्वार्टर छोड़ दो, चीफ सेक्रेटरी ने सख्त लहजे में कहा। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, तुम पहले मेरी एक बात का जवाब दो, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, पूछें, कर्नल मॉर्गन ने कहा। तुम्हारे अलावा और कोई जानता है कि BR फार्मूले का माइक्रोफिल्म तुम्हारे पास है? इसे तुमने ओपन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को दे रखा है, चीफ सेक्रेटरी ने पूछा। मेरे एक राइट हैंड है रॉजर, वो जानता है। वही माइक्रोफिल्म लेबॉर्ट्री से लाया था और माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट के पास ले गया था। इसके अलावा और कोई इस बात से वाकिफ़ नहीं है, कर्नल मॉर्गन ने जवाब दिया। तो फिर तुम अपने इस राइट हैंड के साथ फौरी तौर पर कहीं और शिफ्ट हो जाओ, इस जगह जिसके बारे में तुम और तुम्हारे राइट हैंड के अलावा कोई और ना जानता हो। इसके अलावा अपने बाकी ग्रुप्स को इसी हेडक्वार्टर में रहने दो। इस हेडक्वार्टर के हिफाजती इंतजाम भी ख़त्म ना करो।
पाकिस्तानी एजेंट और इसके साथियों को अगर इस हेडक्वार्टर का इल्म है तो इन्हें इस हेडक्वार्टर की तरफ आने दो, या तो तुम्हारे आदमी हेडक्वार्टर पहुंचने पर पाकिस्तानी एजेंटों को साथियों समेत हलाक कर देंगे, और अगर बिलफर्ज पाकिस्तानी एजेंट तुम्हारे साइंसी इंतजाम ख़त्म करके हेडक्वार्टर में दाखिल भी हो गए तो वहाँ ना तो तुम इन्हें मिलोगे और ना माइक्रोफिल्म। चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो कर्नल मॉर्गन बेख्तियार होंठ भींच कर रह गया। मुझे यकीन है सर कि टेरेसा एंटोनियो पाकिस्तानी एजेंटों को किसी सूरत भी हेडक्वार्टर के करीब नहीं पहुंचने देंगे। वो इंतहाई ज़हीन और आला कारकर्दगी के हामिल एजेंट्स हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो अपना मिशन हर सूरत मुकम्मल कर लेंगे। कर्नल मॉर्गन ने कहा, मैं जैसा कह रहा हूँ कर्नल मॉर्गन, इस पर अमल करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने सदर साहब से वादा किया है कि इस मामले में मैं तुमसे ज़रूरी बात करूँगा और तुम्हें हर सूरत में मदद से गायब होने के लिए राज़ी कर लूँगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सिर्फ तुम्हारी जान चली जाएगी, बल्कि वो तुमसे माइक्रोफिल्म भी वापस ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए सिलसिले में तुम्हारी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम फौरी तौर पर अपना हेडक्वार्टर छोड़ दो और पाकिस्तानी एजेंटों के लिए एक जाल के तौर पर इस्तेमाल करो। ओके सर, अगर आपका और सदर साहब का यही हुक्म है तो मैं इससे इनकार कैसे कर सकता हूँ। मैं अभी हेडक्वार्टर छोड़ देता हूँ, रॉजर को अपने साथ ले जाता हूँ। इसके अलावा मैं हेडक्वार्टर में रेड अलर्ट जारी कर देता हूँ कि पाकिस्तानी एजेंट अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाए तो वो किसी सूरत भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। गुड, अगर तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया तो मुझे यकीन है कि आखिरी फतह बहरहाल एक्रीमिया को ही मिलेगी, और माइक्रोफिल्म का कोड जैसे ही ओपन हो इसे डॉक्टर शेफर तक पहुँचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये काम हर हालत में मुकम्मल होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं समझ सकता हूँ सर, कर्नल मॉर्गन ने कहा और वो भी उठ खड़ा हुआ। मैंने टैक्सी लापान क्लब के मेन गेट पर रुकवाई और नीचे उतरकर मैंने मीटर देखकर किराया अदा कर दिया। फिर मैं तेज कदम उठाता क्लब के कंपाउंड की तरफ बढ़ गया, लेकिन अंदर दाखिल होकर मैं क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने के बजाय अपनी दाएं साइड की तरफ बढ़ गया। साइड से होकर मैं अकबी तरफ पहुंच गया। यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। मैं इत्मीनान से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर एक राहदारी में पहुंच गया। यहाँ एक मुसल्ला आदमी मौजूद था जो मुझे देखकर चौंक पड़ा। आप कौन हैं और ऊपर कैसे आ गए? ये प्राइवेट पोर्शन है, इस मुसल्ला आदमी ने कदरता लहजे में कहा। ब्रोसन से कहो कि क्रीमिया से वाइट कोबरा आया है, मैंने इसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो चंद लम्हों तक वो मुहाफिज खामोश खड़ा रहा और मुझे देखता रहा। फिर उसने जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकाला और इस पर मौजूद बटन प्रेस कर दिया। पॉल बोल रहा हूँ बॉस, क्रीमिया से एक साहब वाइट कोबरा स्पेशल पोर्शन में आए हैं, क्या इन्हें आपके पास भेजा जाए? मुहाफिज ने कहा। क्रीमिया से वाइट कोबरा और यहाँ? ओह, जल्दी लेकर इसे फ़ौरन यहाँ आओ, दूसरी तरफ से तकरीबन चीखते हुए लहजे में कहा गया था। मुहाफिज के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। इसने यस बॉस कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे जेब में डाल लिया। तशरीफ़ ले जाएं, दाएं तरफ मुड़ने वाला दरवाज़ा वही है, अंदर बॉस मौजूद हैं, मुहाफिज ने बार कदरे मौतबाना लहजे में कहा। तो मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मैं इस वक्त मास्क मेकअप में मौजूद था। टैक्सी हायर करके मैं लामार के आखिरी सीधे पर मौजूद इस क्लब में पहुंचा था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर बैठा हुआ एक मकामी आदमी एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात थे। कौन हो तुम? इसने जेब में हाथ डालते हुए कहा। वाइट कोबरा का नाम सुनने के बावजूद पूछ रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम वाइट कोबरा तो नहीं हो, मकामी आदमी ने होंठ भींचते हुए कहा। वाकई मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि वाइट कोबरा लंगड़ा कर चलता है। इसका कद मुझसे लंबा और बांस की तरह दुबला पतला है, सर से गंजा है, तोते जैसी इसकी नाक है, हर वक्त सूं सूं करता रहता है, मैला कुचाला सा लिबास पहनता है। अब बताओ, क्या मैं तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम कौन हो? इस मकामी आदमी ने कहा। अगर तुम इजाज़त दो तो जेब से इसका खत निकाल कर तुम्हें दे दूँ, मैंने कहा। निकालो, लेकिन ख्याल रखना मेरा हाथ बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से काम करता है। मकामी आदमी जो ब्रोसन था बिगड़े हुए लहजे में कहने लगा। करता होगा, बल्कि बिजली भी तुम्हारे हाथ की रफ्तार से शर्मिंदा रहती होगी, मुझे तस्लीम है। आखिर वाइट कोबरा जैसा आदमी किसी सुस्त रफ्तार आदमी की सिफारिश तो नहीं कर सकता, मैंने कहा और कोट की खुफिया जेब से एक कार्ड निकालकर मैंने ब्रोसन की तरफ बढ़ा दिया। टेरेसा और एंटोनियो ने मेरी और मेरे साथियों की तलाशी ली होगी, लेकिन वो मेरे खुफिया जेबों तक नहीं पहुंच सके होंगे, इसलिए मैंने कार्ड निकालने में देर न लगाई थी। कार्ड पर वाइट कोबरा का मखसूस निशान मौजूद है। इसके साथ ही इसका मौजूदा ज़ाती फ़ोन नंबर भी है। इसे फ़ोन करो, इससे पूछो कि प्रिंस ऑफ ढम्प के बारे में इसके क्या ख्यालात हैं। मैंने कहा तो ब्रोसन ने कार्ड लेकर मुझे गौर से देखा और फिर मेरे चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। इसने हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। बैठो, ब्रोसन ने कहा और ख़ुद भी सोफे पर बैठ गया। मैं सामने वाले सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। ब्रोसन ने साथ ही तपाई पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर कार्ड को देखकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वाइट कोबरा बोल रहा हूँ, एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। लमार से ब्रोसन बोल रहा हूँ, तुम्हारा स्पेशल कार्ड लेकर एक आदमी मेरे पास आया है, अपना नाम प्रिंस ऑफ ढम्प बता रहा है, क्या तुम इसे जानते हो? ब्रोसन ने कहा।
क्या प्रिंस इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है? दूसरी तरफ से व्हाइट कोबरा ने चौंक कर कहा। हाँ क्यों? ब्रोसन ने चौंक कर पूछा। इसे रिसीवर दो, दूसरी तरफ से व्हाइट कोबरा ने कहा तो ब्रोसन ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं सामने के सोफे से उठकर इसके करीब आकर बैठ गया और मैंने रिसीवर अपने कान के साथ लगा लिया, जबकि ब्रोसन ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पर मौजूद लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो प्रिंस साहब, ढम बोल रहा हूँ और ये भी सुन लो कि बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे ब्रोसन साहब का कहना है कि इसका हाथ बिजली से भी तेज़ी से हरकत में आता है और मैं इस वक्त ब्रोसन साहब के साथ बैठा हूँ। अब बताओ कि कितने वोल्टेज के खतरे में घिरा हुआ बोल रहा हूँगा। मेरी ज़बान रवा हो गई तो ब्रोसन ने बेख्तियार अपने होंठ भींच लिए। दूसरी तरफ से व्हाइट कोबरा के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस, मुझे ब्रोसन पर तरस आ रहा है, वह तुम्हें जानता नहीं और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इसे तुम्हारे बारे में तफसील बता सकूं। मुझे मालूम है कि इसने कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देनी है कि इसके बाद इसका हश्र इबरतनाक हो जाएगा। व्हाइट कोबरा हंसते हुए कह रहा था। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रोसन मुझे अच्छा और भले मानस आदमी लग रहा है, बस अभी वो ज़रा सा मुझे मशकूक निगाहों से देख रहा है। जब इसका शक दूर हो गया तो फिर वह हर लिहाज से होके हो जाएगा। वैसे तुमने कहा था कि ब्रोसन बड़े बड़े काम करने में माहिर है, अब भी बता दो कि क्या ये सच है या वरना मैं किसी और तरफ का रुख कर लूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ब्रोसन से ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करने वाला आदमी तुम्हें पूरे टोरंटो में और कोई नहीं मिल सकता और ये इंतहाई बाएतमाद आदमी है। आंखें बंद करके इस पर एतमाद कर सकते हो। रिसीवर इसे दो ताकि मैं इसे ब्रीफ कर दूँ, व्हाइट कोबरा ने कहा। इतना ब्रीफ ना कर देना कि इसे देखने के लिए मुझे खुदबीन खरीदनी पड़े, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर ब्रोसन की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से व्हाइट कोबरा ने अपने मखसूस अंदाज में कहका लगाते हुए हेलो कहा। हेलो, ब्रोसन बोल रहा हूँ। ब्रोसन, प्रिंस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर प्रिंस चाहे तो व्हाइट कोबरा को भी गलियों में चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दे और अगर चाहे तो व्हाइट कोबरा इसके पैर चाटने पर मजबूर हो जाए। इसे तुम समझ सकते हो कि प्रिंस की क्या हैसियत है। मुझे यकीन है कि तुम प्रिंस का काम कर दोगे और यकीन रखो कि प्रिंस दोस्तों का दोस्त है। दूसरी तरफ से व्हाइट कोबरा ने कहा तो ब्रोसन की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलकर इसके कानों तक जा पहुंची। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रिंस का खादिम हूँ, व्हाइट कोबरा, ब्रोसन ने कहा। शुक्रिया, मुझ तक शिकायत नहीं आनी चाहिए, व्हाइट कोबरा ने कहा और उसके साथ ही राब्ता मुंतकदा हो गया। ब्रोसन ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर नीचे रख दिया। व्हाइट कोबरा जैसा आदमी अगर आपके मुताल्लिक इस तरह की बात कर सकता है प्रिंस, तो मैं आपके सामने एक चूंटी की हैसियत भी नहीं रखता, मुझे माफ़ कर दें। ब्रोसन ने मुझसे मुखातिब होकर इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। अरे अरे, व्हाइट कोबरा तो है ही ऐसा आदमी जिसकी तारीफ करने पर आ जाए इसे खौम बांस पर चढ़ा देता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं इसे जानता हूँ, बहरहाल हुक्म फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, ब्रोसन ने कहा। मेरी मालूमात के मुताबिक डार्क स्काई एजेंसी के चीफ कर्नल मॉर्गन से तुम्हारे खास ताल्लुकात हैं, क्या तुम मुझे इनके ताल्लुकात के बारे में बता सकते हो? मैंने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा था। ब्रोसन चौंक पड़ा। क्या मतलब? कर्नल मॉर्गन से मेरे ताल्लुकात हैं, इससे आपको क्या मतलब है? ब्रोसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने तुमसे सवाल पूछा है, जवाब दो, मैंने कहा। हाँ, वो मेरा करीबी अजीज है, ये समझ लो कि मेरा फर्स्ट कज़न है, ब्रोसन ने कहा। क्या तुम अब भी कर्नल मॉर्गन से मिलते हो? मैंने पूछा। हाँ, मेरी इससे अक्सर मुलाकात होती रहती है, ब्रोसन ने कहा। हम ज़्यादातर नाराक में मिलते हैं। नाराक में एक क्लब है जिसका नाम पाइक क्लब है, वहाँ की पुरानी शराब मशहूर है। हम वो शराब पीने इस क्लब में जाते हैं और वहीं बातें करते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात रोज़ नहीं, महीने में एक आध बार हो जाती है, वो भी तब जब कर्नल मॉर्गन खुद नाराक आता है, वो मुझे कॉल करके बुला लेता है, ब्रोसन ने कहा। तो क्या वो तुम्हारे बुलाने पर नहीं आएगा? मैंने कहा। नहीं, ब्रोसन ने कहा। टोरंटो में जो इसका हेडक्वार्टर है, क्या तुम कभी इस हेडक्वार्टर में गए हो? मैंने पूछा। नहीं, कभी नहीं। कर्नल मॉर्गन इन मामलात में बेहद सख्त है। इसने ना तो कभी मुझे हेडक्वार्टर के बारे में कुछ बताया है और ना मैंने इससे पूछा है। तुम इससे फ़ोन पर तो बात करते होगे? मैंने पूछा। हाँ, आखिरी बार तुम्हारी बात कब हुई थी? मैंने पूछा। अभी 1 घंटा पहले, ब्रोसन ने कहा तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। 1 घंटा पहले? क्या मतलब? क्या बात हुई थी इससे पहले तुम्हारी? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। इसने कहा था कि वह एक अहम मिशन मुकम्मल करके बाहर जा रहा है, इसका सेल फोन ऑफ रहेगा, मैं इसे फ़ोन ना करूं और अगर ज़रूरत हो तो वो खुद मुझे फ़ोन कर लेगा, ब्रोसन ने कहा। क्या इसने तुम्हें यह बताया है कि वो किस मुल्क जा रहा है और क्यों? मैंने पूछा तो इसने कहा कि टॉप सीक्रेट है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। इसने मुझे इसलिए मुझे कॉल की थी कि अगर मैं इससे रब्ता करना चाहूँ और मेरी इससे बात ना हो तो मुझे कोई परेशानी लाहक ना हो, ब्रोसन ने कहा तो मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। अच्छा, ये बताओ कि कर्नल मॉर्गन से पहले ब्लैक स्काई एजेंसी का एक चीफ था जिसका नाम कर्नल रोडेस था, क्या तुम इसे जानते हो? मैंने कहा। हाँ, वो रिटायर्ड हो चुका है और इसने क्रीमे में अपनी अलग ग्रुप बना लिए हैं, वो सब बड़े ऊंचे पैमाने पर काम करता है, ब्रोसन ने जवाब दिया। इस वक्त वो यहाँ लामार में कर्नल मॉर्गन को कत्ल करने के मिशन पर आया हुआ है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो इसके यहाँ के मौजूदा पते के बारे में कुछ इशारा कर सके? क्योंकि जो पता मुझे मालूम था वो इस जगह को छोड़ चुका है।
ये काम तो मैं इंतहाई आसानी से कर सकता हूँ, ब्रोसन ने कहा और इसके साथ ही इसने सामने रखे हुए कॉर्डलेस फ़ोन पीस को उठा लिया। इसे ऑन करके इसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ब्लैक कैट बोल रही हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चूँकि लाउडर का बटन भी ब्रोसन ने ऑन कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ मुझे बाखूबी सुनाई दे रही थी। ब्रोसन बोल रहा हूँ, ब्रोसन ने कदरते अहमकाना लहजे में कहा। ओह बॉस, हुक्म। दूसरी तरफ से इस बार मोतबाना लहजे में कहा गया था। मुझे इतला मिली है कि क्रीमी एजेंसी डार्क स्काई का साबका चीफ कर्नल रोडस लामार में मौजूद है। क्या तुम्हारे पास इस बारे में कोई इतला है? ब्रोसन ने पूछा। यस बॉस, लेकिन वो यहाँ क्रीमिया में किसी काम के सिलसिले में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसकी आमद की इतला ना दी थी, ब्लैक कैट ने जवाब दिया। जो भी है, मुझे इसके बारे में ताज़ा तरीन मालूमात चाहिए, ब्रोसन ने सर्द लहजे में कहा। मैं अभी मालूम करके आपको बता देती हूँ। आप हेडक्वार्टर से ही बात कर रहे हैं ना? ब्लैक कैट ने पूछा। हाँ, जल्दी मालूम करो और पूरी तफसील के साथ, ब्रोसन ने कहा और फ़ोन ऑफ करके इसने वापस मेज़ पर रख दिया। अभी थोड़ी देर तक रिपोर्ट मिल जाएगी, ब्रोसन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ब्लैक कैट इतनी जल्दी मालूम कर लेगी? मैंने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। ब्लैक कैट एक्रीमियन की एक टॉप सीक्रेट सेक्शन की इंचार्ज है। एक्रीमिया से यहाँ आने वाले हर आदमी को चाहिए कि इसका ताल्लुक किसी एजेंसी से हो। एक्रीमिया से यहाँ आने वाले हर आदमी को, चाहे इसका ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से हो या किसी दूसरे मुल्क की, इसकी चेकिंग ब्लैक लिस्ट और इसके आदमियों के जिम्मे है। ख़ास तौर पर मशहूर आदमियों को मुसलसल निगरानी में रखते हैं और हर ख़ास आदमी की इत्तला मुझे देते हैं। कर्नल रोडस चाहे किसी भी रूप में हो, अगर वो यहाँ लामार पहुँचा है तो ब्लैक कैट ने इसे बहरहाल चेक करना है। और ब्लैक कैट के पास ऐसे आलात हैं कि वो मेकअप के बावजूद आदमी की असलियत जान जाती है, ब्रोसन ने कहा। इसलिए वाइट कोबरा ने मुझे बताया था कि ब्रोसन लामार का ऑक्टोपस है। इसके पंजे पूरे लामार पर गड़े पड़े हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं, बहरहाल हम बैरूनी लोगों को ज़रूर चेक करते हैं। इसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तरह बाज़ औक़ात एक मामूली सी बात का इतना बड़ा मुआवजा मिल जाता है कि शायद आधे क्रीमिया को कत्ल करने से भी ना मिलता होगा। तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो ब्रोसन ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पीछे उठाया, उसे ऑन कर दिया। हेलो, ब्लैक कैट कॉलिंग, ब्लैक कैट की आवाज़ सुनाई दी। ब्रोसन बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? ब्रोसन ने पूछा। बॉस, कर्नल रोडस अपने 4 साथियों स्मिथ शेल्टन कॉलोनी की कोठी नंबर 5 ब्लॉक ए में रिहाइश पजीर है। वो और इसके चारों साथी मेकअप में हैं और ये लोग जमार का बंदरगाह जाने वाले हैं। इनका टारगेट एक जजीरा स्टाम्बर है, ब्लैक कैट ने जवाब दिया। कैसे इतनी जल्दी मालूम कर लिया? इतनी तफसील से, ब्रोसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी बॉस कि मैंने कर्नल रोडस के सिलसिले में आपको रिपोर्ट नहीं दी थी, इसलिए मैंने अपने ग्रुप को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर रिपोर्ट दें। और आप जानते हैं कि ग्रुप के हर मेंबर के पास हर वक्त क्रॉस क्लास मौजूद रहता है। चुनांचे इन्होंने क्रॉस क्लास की मदद से मालूमात हासिल कर ली हैं, ब्लैक कैट ने जवाब दिया। ओके, लेकिन ख्याल रखना कि कर्नल रोडस इंतहाई शातिर और तेज एजेंट है। अगर इसे मालूम हुआ या ज़रा सा शोबा भी हो गया कि इसकी निगरानी हो रही है तो तुम्हारा सेक्शन मौत की घाट उतार सकता है। मुझे मालूम है बात, इसलिए मैंने ग्रुप के मेंबर्स को क्रॉस क्लास के इस्तेमाल का कहा था, वरना मैं TS इस्तेमाल करती थी, जिससे इनकी तफसीली गुफ्तगू टेप हो जाती है। ओके, ब्रोसन ने कहा और फ़ोन ऑफ करके इसने वापस मेज़ पर रख लिया। ये स्टाम्बर जजीरा कहाँ है और उसकी क्या तफसील है? मैंने पूछा। स्टाम्बर जजीरा जमार का बंदरगाह से तकरीबन 150 बहरी मील के फासले पर है। ये बैनुल-अक़वामी समंदर के अंदर है। इस पर एक्रीमिया का कोई अड्डा है। वहाँ वो किसी को दाखिल न होने नहीं देते, इसलिए आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि वहाँ क्या है। अलबत्ता वहाँ एक्रीमियन फौजियों की काफ़ी बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद रहती है, ब्रोसन ने बताया। एक्रीमियन अड्डा? अगर ऐसा है तो फिर कर्नल रोडस वहाँ क्या करने जा रहा है? मैंने सोचने के अंदाज में कहा। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रोसन ने कहा। इस अड्डे के इंचार्ज के बारे में मालूम हो सकता है, मैंने कहा। मैं कोशिश करता हूँ। बहरिया में मेरे ख़ास आदमी हैं, शायद इसे मालूम हो, ब्रोसन ने कहा और एक बार फिर इसने फ़ोन उठाया, उसे अपने मुंह के साथ लगाकर नंबर प्रेस करने लगा। यस, PA2 असिस्टेंट डायरेक्टर गार्ड्स। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ब्रोसन बोल रहा हूँ, रेडस से बात करवाओ, ब्रोसन ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रेडस बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ब्रोसन बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारा फ़ोन महफूज है? ब्रोसन ने कहा। ओह, एक मिनट, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, अब ओके है। चंद लम्हों बाद दोबारा रॉडस की आवाज़ सुनाई दी। रॉडस स्टाम्बर जजीरे पर एक्रीमियन अड्डे का इंचार्ज कौन है, क्या तुम्हें मालूम है? इसका नाम कमांडर कर्नल जॉर्डन है, रॉडस ने जवाब दिया तो मैंने ब्रोसन के हाथ से फ़ोन पीस ले लिया। ये किस किस्म का अड्डा है? मैंने ब्रोसन की आवाज़ और लहजे में कहा तो ब्रोसन के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन वो खामोश रहा। सुना तो यही है कि ये जदीद किस्म का मिसाइल स्टेशन है, लेकिन इस जजीरे के अंदर किसी का जाना ममनू है और कमांडर जॉर्डन इन मामलात में इंतहाई सख्त और संजीदा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इन्होंने जजीरे से 2 मील के फासले पर खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। इस तरफ आने वाले को वहाँ से वापस भिजवा दिया जाता है और कोई इनका हुक्म मानने से इनकार करे तो इसे गोली से उड़ा दिया जाता है।
दूसरी तरफ से रॉडस ने जवाब दिया,